हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने उन 2 क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं उसे रिकॉल करा देता हूँ, फिर हम आज की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आखिर कॉरपोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। ये सबसे पहले हम लोगों ने समझा था। उसके अलावा फिर हमने उसके कुछ बेनिफिट्स भी देखे थे। मैंने बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि हर कंपनी को फुलफिल करने चाहिए और लिस्टेड कंपनीज पे तो कंपलसरी होता है फुलफिल करना। तो अगर कोई भी कंपनी उनको फुलफिल करती है, रूल्स रेगुलेशंस को, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है अगर कोई कंपनी, तो मार्केट में ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट देती होगी, ये कंपनी भरोसेमंद है, इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। मार्केट में गुडविल बढ़ती है, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोस्टली 3 पिलर्स पे चलता है। उन्हें हम 3 प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई थी याद करने की, फैट। इसका मतलब है फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देन इसके बाद में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हमने हाथ की हाथ वो भी सॉल्व कर लिए थे, स्कैनर साथ में सॉल्व हो गया था हमारा। उसके बाद हमने लीगल फ्रेमवर्क देखा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो कहां कहां पर लिखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं, सेबी एलओडीआर में लिखे हुए हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि आईसीएआई ने इशू किया है वहां पे लिखे हुए हैं, और कुमार मंगलम बिरला कमेटी की रिपोर्ट में भी लिखे हुए। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फेसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2 बताए थे मैंने आपको। एक सत्यम केस से पहले 1996 में स्टार्ट हुआ था, 2008 तक चला था, और दूसरा था आफ्टर सत्यम केस। देन उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरह से हम ज्यादा एफिशिएंटली फॉलो कर पा रहे हैं, कंप्लाई कर पा रहे हैं। यहां तक हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट करता है, ये कंपलसरी है। उस एग्रीमेंट को लिस्टिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। उसको हम एलओडीआर भी बोलते हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो एलओडीआर है ये क्या है? ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि किसने बनाई है? स्टॉक एक्सचेंज ने, सेबी ने बनाई है। क्यों बनाई है, किसके ऊपर अप्लाई होती है ये कंडीशन, कौन फुलफिल करेगा? वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रही है, उस जो लिस्ट हो चुकी है उसको ये सभी टर्म्स कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। अब वो एलओडीआर जो है उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी रेगुलेशंस होती है। हमें इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑल्दो मैं एलओडीआर की सभी रेगुलेशन आपको सेक्शन बी के अंदर समझा चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं एलओडीआर के अंदर, लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेबी एलओडीआर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा हुआ है, और सेबी एलओडीआर की रेगुलेशन 17 से रेगुलेशन 27 तक, 17 से 27 तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस लिखे हुए हैं, वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात अपनी लास्ट क्लास में बताई थी, याद हो, कि पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट बोला जाता था। जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती थी तो उसे लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते थे। आज उसे एलओडीआर बोलते हैं 2015 के बाद। लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्लॉज 49 में लिखा हुआ था।
आज एलओडीआर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में रेगुलेशन 17 से 27 के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट ये बोलता है कि सर पहले जब लिस्टिंग एग्रीमेंट था उस वक्त क्लॉज 49 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बोलता था, सिर्फ एक क्लॉज बोलता था। आज एलओडीआर के अंदर रेगुलेशन 17 से 27 तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बोलते हैं। क्या सर अब कंडीशंस बढ़ गई हैं पहले से? बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। पहले क्या था ना, क्लॉज 49 बहुत बड़ा था, तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड सब कुछ अकेले इसके अंदर आता था। अब कंडीशंस तो वही हैं जो पहले थी, थोड़ी बहुत ऐड हो गई हैं, लेकिन अब इस क्लॉज 49 को एलओडीआर के अंदर डिवाइड कर दिया अलग अलग रेगुलेशंस में। तो क्लॉज 49 पहले अकेला बहुत बड़ा था, अब उसको डिवाइड कर दिया रेगुलेशन 17 से 27 में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेबी एलओडीआर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में रेगुलेशन 17 से 27 तक लिखा हुआ है, हमें वो पढ़ना है, समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े आराम से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलिए। रेगुलेशन 17 बहुत बड़ी है, उसको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेशन 17 का फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि ये रेगुलेशन सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई होती है, ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों होने चाहिए। दोबारा सुनिए बहुत प्यार से, बहुत आराम से। हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों का होना जरूरी है। और कितना? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। अब पहले आप ये समझिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, तब आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, डायरेक्टर कंपनी के अंदर मेन पर्सन है, मेन आदमी होता है, क्योंकि वो कंपनी को डायरेक्शन देता है कि कंपनी कैसे काम करेगी, बिजनेस कैसे रन करेगी। ये बात कौन बताता है? ये बात एक डायरेक्टर बताता है। क्लियर है चीज? अब डायरेक्टर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो दो टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारी तरह के होते हैं, हमें दो देखने। एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी के अंदर डेली आता है और कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में डेली आता है और कंपनी के रूटीन अफेयर्स से एंगेज्ड होता है। इसका मतलब वो डेली एक एम्प्लॉय की तरह, एक ऑफिसर की तरह आ रहा है और कंपनी में सुबह 9 o'clock से और शाम के 5 बजे तक या 10 बजे से 6 बजे तक अपना काम कर रहा है। और ऐसे डायरेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई तो इंसान चाहिए ना जो कंपनी में डेली आकर कंपनी के अफेयर्स को संभालेगा। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में डेली नहीं आता। पता है स्टूडेंट्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सपर्ट आदमी होता है, एक्सपर्ट, बहुत नॉलेजेबल आदमी होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है। इसके पास पैसा और पावर दोनों होती है। कोई भी कंपनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जब अपॉइंट करती है ना, तो दो वजह से अपॉइंट करती है। पहली वजह ये होती है कि एक तो वो एक्सपीरियंस्ड है और एक्सपर्ट आदमी है। कंपनी अगर कल को किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई जहां पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डेली आ रहे हैं, एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं,
वो उस सिचुएशन से कंपनी को नहीं निकाल पा रहे क्योंकि कंपनी किसी नई सिचुएशन में फंस गई। तो हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो एक्सपर्ट हो, जिसने इस तरह की सिचुएशंस पहले भी कभी लाइफ में देखी हो, जिसको इतनी नॉलेज हो कि वो हमें सही एडवाइस दे सके हम क्या करें। जैसे मैच में जब कभी फंस जाते हो ना, तो सचिन तेंदुलकर आके, एक्सपर्ट आदमी राहुल द्रविड़ आके बचा ले जाता है। तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली नहीं आता, रूटीन अफेयर्स के अंदर एंगेज्ड नहीं होता, ये एक्सपर्ट आदमी होता है। ये तब आता है जब कंपनी को इसकी जरूरत होती है। और दूसरी बात बच्चों, एक चीज और सोचो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी में डेली आ रहा है, कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड है, कंपनी का काम चला रहा है, ऐसा बंदा भी हमें जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा तो कंपनी में काम करेगा कौन। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये डेली आ रहा है कंपनी में, तो ये कंपनी के लोगों से डेली मिलता भी होगा, इसके कंपनी के लोगों से रिलेशन भी बन गए हैं, बॉन्डिंग हो गई है अच्छी खासी। कल को अगर कंपनी में किसी ने फ्रॉड किया तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शायद उसकी रिपोर्ट ना करे, उसकी कंप्लेंट ना करे, क्योंकि वो उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिलेटेड आदमी हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है, बॉन्डिंग बन गई ना। डेली आ रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप अगर किसी जगह डेली जाते हो तो वहां पर रहने वाले लोगों से आपकी दोस्ती हो जाती है, तो आप उनसे इतना हार्श नहीं रहते, उनकी गलतियों को माफ कर देते हो। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली नहीं आता, तो वो कंपनी के किसी इंसान से उसकी बॉन्डिंग नहीं होती, दोस्ती नहीं होती, इसलिए वो जब भी कंपनी में आता है तो वो जो भी बोलता है वो ट्रुथ, सच बोलता है, क्योंकि उसे किसी को बचाना नहीं है। अगर कंपनी में किसी ने फ्रॉड किया है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसका साथ नहीं देता, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिंदास सच बोलता है। हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कंपनी में चाहिए, क्योंकि एक तो वो एक्सपर्ट आदमी है, हमें एक्सपर्ट सिचुएशन से निकालेगा, दूसरा वो कंपनी में डेली नहीं आ रहा है तो कंपनी के लोगों से बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी बोलेगा सच बोलेगा, बायस्ड नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा उसका किसी की तरफ। लेकिन हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी चाहिए, क्योंकि कोई तो ऐसा आदमी चाहिए जो डेली आकर कंपनी के बिजनेस को डायरेक्शन दे, चलाए। इसीलिए बोला जाता है कि हर लिस्टेड कंपनी के, ऑल्दो हर कंपनी के अंदर ऐसा होना चाहिए, पर हम यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज के लिए पढ़ रहे हैं, हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर्स होने चाहिए, उनका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर मैं ये तो समझ गया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव क्या है, और दोनों का होना कंपनी में क्यों जरूरी है, ये भी आपने समझा दिया। आपने मुझे फर्स्ट पॉइंट भी समझा दिया कि लिस्टेड कंपनी में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, मैं ये भी समझ गया। सर अब मुझे ये बताइए कि कितने हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कंपनी में टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं ना, उनका कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कम से कम 50%, 50% से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए लिस्टेड कंपनी में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये है एक रिलायंस कंपनी, मानकर चलिए ये लिस्टेड कंपनी है, जो रिलायंस कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है, क्लियर है ये चीज यहां तक। और बताया हुआ है कि रिलायंस कंपनी के अंदर टोटल कितने डायरेक्टर हैं, हमारे क्वेश्चन बोलता है कि टोटल इसमें 12 डायरेक्टर है, ये देखिए टोटल 12 डायरेक्टर। अब ये पूछ रहा है कि लीगल कंडीशन, लीगल टर्म्स के हिसाब से कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर है उनका कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है, कम से कम 6 डायरेक्टर
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। 6 से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बहुत आराम से समझ में आ चुका है, अब हम आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको अभी तक बोला कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों होने चाहिए। कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने ही चाहिए। 50 से ज्यादा हो सकते, 50 से कम नहीं हो सकते। क्लियर है? अब मैं आपसे नेक्स्ट बोल रहा हूं, इनके अलावा लिस्टेड कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर है ना, उसमें से कम एक विमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कंपनीज में ना, मेन हम तो इन्वेस्ट करते हैं, विमेन भी इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन आप देखिए ज्यादातर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेन बैठे हुए होते हैं। तो जो वुमेन इन्वेस्टर है ना, जो विमेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार कोई हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता ना, हमारी कम्युनिटी का, मतलब विमेन अगर कोई बैठी होती बोर्ड में, तो हम उससे खुल के बात कर पाते, हम उससे और बेहतर तरीके से बात कर पाते, ऐसा सोचती है विमेन। इसीलिए हर लिस्टेड कंपनी के अंदर टोटल जितने भी डायरेक्टर्स हैं, कम से कम एक विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट था, दूसरा एग्जांपल देखिए, रिलायंस कंपनी है और वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है। रिलायंस कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी है, और उसके अंदर टोटल 12 डायरेक्टर है। तो अब क्या लीगल कंडीशन है? पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी, कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, मतलब 6 डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। प्लस एक कंडीशन और पढ़ ली हमने कि एक विमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मुझे जो समझ में आया, 3 पॉइंट समझ में आए, मैं तीनों आपको बता देता हूं। आपने बोला हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर्स का ऑप्टिमम, पर्याप्त, सेटिस्फैक्टरी, एडिक्वेट, इनफ पार्टिसिपेशन कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टोटल जितने डायरेक्टर है उसका कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए। उसके अलावा कम से कम एक विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि कम से कम एक विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़े ही ध्यान से। अगर लिस्टेड कंपनी भारत की टॉप जो 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, भारत की टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है, तो उस केस में ये कंडीशन तो फुलफिल होगी ही होगी। लेकिन ये जो विमेन डायरेक्टर हमने बोला ना, कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, वो विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है ये मैं बताऊंगा, हालांकि मैं बता चुका हूं सेक्शन 149 डायरेक्टर चैप्टर में, जब हमने कंपनी लॉ पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, पर दोबारा बता दूंगा। मैंने आपको बोला कि अगर कोई कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है, तो फिर उस केस में ये कंडीशन तो होगी ही होगी, वो तो फिक्स है कि कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, वो तो फिक्स है। उसके अलावा जो विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, वो नॉर्मल विमेन डायरेक्टर नहीं हो सकती, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर वो कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर नहीं आती, तो सिंपल बात है कि पहली कंडीशन हो गई 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और दूसरा एक विमेन डायरेक्टर, वो नॉर्मल भी हो सकती है। वो विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए। ये सिर्फ कौन सी कंपनी के केस में आ जाता है? अगर लिस्टेड कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है तो। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी
टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है, तो जो विमेन डायरेक्टर आपकी लिस्टेड कंपनी में होगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी टॉप की 1000 लिस्टेड कंपनीज में नहीं आती है तो विमेन डायरेक्टर नॉर्मल हो सकती है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, मैं जो जो समझा मैं दोबारा बता देता हूं। आपने बोला हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, एक विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। अगर कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है तो फिर उस केस में विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी जरूरी है। यहां तक मैं समझ चुका हूं। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ही पार्ट होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंपनी में डेली नहीं आता, रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड नहीं होता, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव से थोड़ा सा अलग होता है। सर अलग कैसे होता है? देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं जो कि सेक्शन 149 के अंदर लिखी हुई हैं, जो कि डायरेक्टर चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी, आपको याद आ गई होगी। अब वो एक्स्ट्रा अगर क्वालिफिकेशन है तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाता है, अदरवाइज वो नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, यहां तक आपने मुझे जितना भी पढ़ाया है ना वो मैं यहां तक पूरा समझ चुका। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है बच्चों, क्लासेस आपने परचेज की हुई है तो आपके पास मेरी बुक है ऑलरेडी। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर। आगे चलते हैं। अब मेरी बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा, अब मेरी बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा। मैं आपसे इतना सा बोल रहा हूं कि अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर, अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर उस कंपनी का चेयरमैन, अगर लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्या होता है पहले आप ये समझिए कि देखिए एक कंपनी है, ये लिस्टेड है, हमने पढ़ा इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों होने चाहिए। अब क्या होता है कंपनी में चेयरमैन भी होना जरूरी है। अब चेयरमैन कौन होगा? डायरेक्टर में से ही किसी एक बंदे को चेयरमैन बना दिया जाता है। अब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से भी कोई हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से भी कोई हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी के अंदर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है कि आपके टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं ना, आपके टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उनका कम से कम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। बड़े ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। एयरटेल एक लिस्टेड कंपनी है, इसके अंदर टोटल 12 डायरेक्टर्स हैं और इसके अंदर एक चेयरमैन भी है जो कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है। आपको बतानी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से इस एयरटेल लिस्टेड कंपनी को क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन आपको याद है कि कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब कम से कम 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। उसके अलावा एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अगर ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आती है तो वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो मैटर खत्म। अब ध्यान से सुनो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं कंपनी में? कम से कम 6, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम 6। मैंने आपको बोला
अगर कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उसका 50% मतलब हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब कम से कम 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब दो सिचुएशन बन जाती हैं स्टूडेंट्स। पहली सिचुएशन, इफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर 6 only, all must be independent, all must be independent। क्योंकि दोनों कंडीशन क्या बोल रही है? पहली कंडीशन बोल रही है कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्चुअली में कंपनी के अंदर 6 हैं तो सब के सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन ऐसा मैंने बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट 50%, मतलब 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज करो कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 8 है तो उनमें से 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और बाकी के 2 अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, मैं बड़ी आराम से प्यार से इस बात को समझ गया हूं। आप इतना सा बोल रहे हो कि लिस्टेड कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उनका 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है अगर उस लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मैं समझ गया, मैं समझ गया सर। तो अभी तक मैं क्या क्या समझा मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए, आप पहली बात तो ये समझे कि एटलीस्ट, देखिए स्टूडेंट्स मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में और आराम से पढ़ाऊंगा, हर चीज को एग्जांपल से पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपके सब कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी। एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है, एक विमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है। अगर 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर कंपनी आती है तो वो विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी जरूरी है। अगर लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उस केस में टोटल जितने डायरेक्टर है उसका हाफ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। स्टूडेंट बोला लेकिन सर एक बात बताओ, अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, अगर लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उस केस में कंपनी के टोटल जितने डायरेक्टर हैं उसका हाफ नहीं 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, लिम्का एक लिस्टेड कंपनी, ऑल्दो लिम्का ब्रांड है पर हम कंपनी ले रहे हैं, ये एक लिस्टेड कंपनी है, टोटल इसके 12 डायरेक्टर हैं, इसका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी, कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50% तो होने चाहिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए? टोटल डायरेक्टर का 1/3 ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव था तो कितने होने चाहिए थे? टोटल डायरेक्टर का हाफ। स्टूडेंट बोलता है बहुत आराम से और बहुत प्यार से समझ गया, आपने बड़ी सिंपल सी बात बता दी कि चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर, समझ गया। लेकिन सर एक डाउट है, तो अभी तक क्या समझा? दोबारा देखो, दोबारा देखो। अभी तक आप लोग ये समझे हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दोनों होने चाहिए, कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने ही चाहिए, एक विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। अगर कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है तो वो विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी जरूरी है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो टोटल डायरेक्टर का हाफ इंडिपेंडेंट होगा, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया एक बार,
मैंने कहा बताओ क्या क्वेश्चन है। बोला सर हीरो मोटोकॉर्प ये लिस्टेड कंपनी है, इसके टोटल 12 डायरेक्टर है और इसका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आपने बताया था अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो टोटल डायरेक्टर का 1/3 इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन इस कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है, पर सर वो इस कंपनी का प्रमोटर भी है, ऑल्सो प्रमोटर। वो इस कंपनी का प्रमोटर भी है या जो प्रमोटर है उससे रिलेटेड है, मतलब वो कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है। चेयरमैन कंपनी का जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, लेकिन वो बंदा कंपनी का प्रमोटर भी है या प्रमोटर से रिलेटेड भी है। तो उस वाले केस में ये 1/3 वाला प्रोविजन नहीं लगता, उस वाले केस में हाफ वाला प्रोविजन ही लगता है। तो स्टूडेंट बोलता है सर अब जो मेरी बात समझ में आई ना वो ये समझ में आई है कि अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन प्रमोटर भी है तो उस केस में इंडिपेंडेंट हाफ, मतलब हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट होगा। मैं सब समझ गया सर, मैं ये समझ गया कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों होने चाहिए, कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, एक विमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है। अगर वो लिस्टेड कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती है तो फिर उस केस में विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी जरूरी है। उसके अलावा अगर हमारा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर हमारा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन प्रमोटर भी है तो फिर हमारा टोटल जितने डायरेक्टर हैं उनका हाफ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं समझ चुका हूं यहां तक, आगे चलते हैं, आगे चलिए। नेक्स्ट रेगुलेशन 17 ही चल रही है स्टूडेंट, उसका अभी तक हमने एक पार्ट पढ़ा, दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है। और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही प्यार से समझिएगा मेरी बात। लिस्टेड कंपनी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो बंदा बन सकता है जिसकी मैक्सिमम एज 75 इयर्स तक हो, 75 इयर्स से ज्यादा ना हो। अगर कोई पर्सन 75 इयर्स से ज्यादा की एज का है तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर ऑलरेडी बना हुआ है और अब उसकी एज 75 से ज्यादा हो रही है उसे हटा देंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि अपनी मोहित बंसल क्लासेस कंपनी है, इसमें दो सिचुएशन, ए नाम का आदमी अभी 74 इयर्स का है तो हमने उसे नॉन एग्जीक्यूटिव बना लिया। कब तक रहेगा? 1 साल रहेगा, फिर हटा देंगे। 75 से जैसे ऊपर जाएगा हटा देंगे। बी, एक आदमी ऑलरेडी 76 इयर्स का है, वो बनना चाहता है नॉन एग्जीक्यूटिव, नहीं बन सकता क्योंकि लिस्टेड कंपनी के अंदर 75 इयर्स तक की एज मैक्सिमम लिमिट है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। इससे ऊपर की एज का आदमी लिस्टेड कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। स्टूडेंट बोलता है सर ये तो मैं समझ गया, पर क्यों? इसलिए क्योंकि कानून, लॉ ऐसा मानता है कि 75 इयर्स की एज बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद में इंसान थोड़ा थोड़ा भूलने लगता है चीजों। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वो भूलने लगता है, उसका दिमाग और उसका शरीर कमजोर हो जाता है। जैसे ही आप बुढ़ापे की तरफ चलते हो, हम भी बनेंगे, किसी हमारी भी एज होगी, हम भी बूढ़े होंगे, सब होंगे, तो धीरे धीरे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर होती चली जाएगी। आप जो काम आज कर सकते हो वो तब नहीं कर पाओगे, जो डिसीजन आज ले सकते हो वो तब नहीं ले पाओगे। इसीलिए माना जाता है, कानून ये मानता है
कि 75 इयर्स तक की एज तक अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हो, चलो तब भी आप सही डिसीजन ले लोगे। लेकिन याद रखिएगा, आप डायरेक्टर हो, आपका डिसीजन कंपनी को अफेक्ट करता है। आपका डिसीजन कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उनको अफेक्ट करता है। अगर आपकी ज्यादा एज होने की वजह से आपने गलत डिसीजन ले लिया तो उसकी वजह से लोगों का लॉस हो जाएगा। इसलिए 75 ईयर्स से ऊपर अगर आप हैं तो प्लीज आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते लिस्टेड कंपनी के। स्टूडेंट बोलता है चलो सर मैं समझ गया, लेकिन एक बात बताओ सर, सपोज कीजिए कि एक कंपनी है रिलायंस और उसमें मुकेश अंबानी जी डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, एग्जांपल के तौर पे नॉन एग्जीक्यूटिव, और सर उनकी एज 75 इयर्स से अब ज्यादा हो रही है। कानून के हिसाब से तो उनको हट जाना चाहिए, लेकिन सर हम शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि उनकी एज हो जाने दो 75 इयर्स से ज्यादा। हमको कंपनी के अंदर जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, हमको ऐसा लगता है कि चाहे से उनकी एज 75 इयर्स से ज्यादा हो गई तो भी हमें भरोसा है सर, हमें भरोसा है, इन्वेस्टर्स को भरोसा है, शेयर होल्डर्स को भरोसा है कि आज भी वो सही डिसीजन लेंगे। आज भी वो ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे कंपनी का लॉस हो, शेयर होल्डर का लॉस हो, इन्वेस्टर का लॉस हो। ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे, हमें भरोसा है सर। अगर है, अगर है भरोसा तो इस बात को लिख के दे दो। अगर इन्वेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि चाहे से उनकी एज 75 इयर्स से ऊपर हो गई, हम तो फिर भी उनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए रखना चाहते हैं कंपनी में, और हम ये बात लिख के देने को तैयार हैं, तो जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% अप्रूवल से ये बात लिख के दे दो, रिजोल्यूशन पास करवा दो, ठीक है। चाहे से उस पर्सन की एज 75 ईयर्स से ऊपर हो गई, हम तब भी उसे आपकी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने देंगे। तो स्टूडेंट बोलता है सर अब मेरी दो बात समझ में आई। आपने बोला एक लिस्टेड कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैक्सिमम एज 75 ईयर्स हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उसे हटना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बोलते हैं चाहे से 75 इयर्स से ज्यादा हो जाए, हम तो तब भी उनको चेयरमैन बनाए रखना चाहते हैं, तो ठीक है सर वो बन जाए, वो रहेंगे चाहे से एज एक्सीड कर गई। गॉट इट, समझ गए। लेकिन एक डाउट है सर। मैंने कहा बोलो। बोला सर हम लोगों ने जब सीएमए इंटर पढ़ा था और आपने हमें सीएमए फाइनल में भी बताया था, ऑल्दो कोर्स में नहीं था लेकिन आपने बताया था कि सेक्शन 101 के हिसाब से जब भी कोई कंपनी जनरल मीटिंग करती है किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई कंपनी जनरल मीटिंग करती है तो उसे उस जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है लोगों को। लोगों को कैसे पता लगेगा? इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को कैसे पता लगेगा हमारी कंपनी फलानी तारीख को जनरल मीटिंग कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज 75 साल से ज्यादा हो गई तो भी हम उनको बनाए रखना चाहते हैं। लोगों को कैसे पता लगेगा? मैं तो घर पे बैठा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी कंपनी में ऐसा कुछ होने जा रहा है? वो कंपनी जनरल मीटिंग का नोटिस भेजती है, और जब नोटिस भेजती है तो नोटिस के साथ में सेक्शन 102 के अंदर, सेक्शन 102 के अंदर एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजती है। मतलब एक अलग से कागज अटैच करके भेजती है नोटिस के साथ, जिसमें बताया जाता है कि रीजन क्या है इस स्पेशल पर्पस के, क्यों
इस 75 साल से ज्यादा के आदमी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए रखना चाहते हैं। तो जब भी जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जरूर से अटैच किया जाएगा, जो बताएगा कि आखिर क्यों इस 75 साल के आदमी को अपॉइंट कर रहे हैं। स्टूडेंट बोलता है सर आपने जो पढ़ाया वो मैं रिवाइज कर देता हूं। आपने बताया हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अगर कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में आती है तो विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो टोटल जितने डायरेक्टर हैं उनका 1/3 इंडिपेंडेंट होगा। अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है बट प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड है तो हाफ इंडिपेंडेंट होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैक्सिमम एज 75 इयर्स होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे ज्यादा भी हो सकती है और उसे रख लेंगे अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मेंबर्स बोल दें। और जब इस जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में नीड, वजह, पर्पस बताया जाएगा, उद्देश्य बताया जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसे अपॉइंट, क्या खास बात है इसमें। आगे चलते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ा है, मैंने खूब पढ़ाया था कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है, जो प्राइवेट तो हो ही नहीं सकती, पब्लिक हो सकती है, अगर कंपनी लिस्टेड है और वो कंपनी टॉप 2000 लिस्टेड के अंदर आती है तो मिनिमम डायरेक्टर 6 होने चाहिए। तो स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा एक बार, स्टूडेंट ने बोला सर पहला क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है एंड टॉप 1500 के अंदर आती है, हमें तो टॉप 2000 चाहिए थी, ये तो और भी पहले आ रही है, तो मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 6। बोला सर दूसरा क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड कंपनी लिस्टेड है बट टॉप 2000 के अंदर नहीं आती, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, तो फिर 3 होने चाहिए, जो हमने पढ़ा था। बोले सर मैं समझ गया। आगे चलते हैं। अब एक बात ना बड़े ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अब एक बात बड़े ध्यान से समझिए स्टूडेंट। देखिए क्या होता है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो बड़े लोग तो होते हैं। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन गए मतलब बड़े आदमी हो ना भाई, पैसे वाले आदमी हो, काम है, बिजी आदमी हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेली नहीं आते कंपनी में, या डेली आते, एग्जीक्यूटिव तो डेली आते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डेली नहीं आते। लेकिन ऐसा तो हमें चाहिए ना कि वो लोग कभी तो मिले। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आ रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी में डेली नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों हैं कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के भलाई के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। अब उनको मिलना भी तो चाहिए ना, अपने अपने लेवल पे वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ में बैठकर चीजें डिस्कस भी तो करनी पड़ेंगी ना। इसका मतलब उन्हें बोर्ड मीटिंग भी तो करनी चाहिए, तभी तो वो कंपनी को बेहतर तरीके से चला पाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, चीजों को डिस्कस कर पाएंगे, आगे की प्लानिंग सोच पाएंगे। इसीलिए बोर्ड मीटिंग का होना जरूरी होता है। क्वेश्चन ये आता है कि लिस्टेड कंपनी के अंदर एक साल में मिनिमम कितनी बोर्ड मीटिंग हो ही जानी चाहिए, तो याद रखिएगा मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एक साल में हो ही जानी चाहिए हर हालत में। बोले सर मैं समझ गया, हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होना कंपलसरी है, उससे ज्यादा हो सकती है, 4 से ज्यादा हो सकती है, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। समझ गया। लेकिन सर ये बताओ 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है,
दो बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। ओके सर, समझ गया। यहां तक आपने जो जो पढ़ाया वो सब समझ गया हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, बोला सर सबसे पहले तो मुझे ये जो कोरम शब्द है ना, इसका मीनिंग बताओ। कोरम का मतलब होता है, बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट। किसी भी चीज को शुरू करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट, अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट प्रेजेंट है ना, तो वही काम स्टार्ट होगा, अदरवाइज वो काम स्टार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को ना मोहित बंसल, मेरे को दिल्ली से बहुत बार कॉल आते हैं। इवन अभी ना कुछ दिनों पहले की बात है, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में बेंगलोर से एक इंस्टीट्यूट का कॉल आया, मैं नेम नहीं बताऊंगा, इंस्टीट्यूट का, एक कॉमर्स का इंस्टीट्यूट है, सीएमए सीए सीएस को पढ़ाता है। बेंगलोर से मेरे पास कॉल आया, बोले सर आपकी क्लासेस देखिए अच्छी लगती हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ा लीजिए। तो मैंने कहा कि, बोले सर ऑनलाइन पढ़ाना है, आप घर से पढ़ाइए लाइव एट होम, बढ़िया कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा सर मैं पढ़ा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, क्लास के अंदर कम से कम 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए। मैं जब क्लास लूं तो कम से कम 50 स्टूडेंट आपके पास ऑलरेडी है ना, इससे नीचे मैं पढ़ाता ही नहीं हूं सर, इससे नीचे मैं क्लास नहीं लूंगा। ये मेरी कॉरम है बच्चों, ये मेरी कॉरम है। मैंने एक अपनी लिमिट बता दी, ये मिनिमम लिमिट, कम से कम इतना तो प्रेजेंट हो तो ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। उसी तरह से उसी तरह से किसी भी मीटिंग को शुरू तब किया जाता है जब उसकी कोरम प्रेजेंट हो। आप सोचिए, आपने मीटिंग बुलाई, मीटिंग के अंदर कोरम होनी चाहिए, मतलब कम से कम उतने एक फिक्स लोग तो होने चाहिए ना। अगर उतने लोग भी नहीं होंगे तो आप मीटिंग कर किसके साथ में रहे हो? कम से कम कुछ लोग तो होने चाहिए ना जिनके साथ में आप मीटिंग करो, वरना मीटिंग कर किसके साथ में, अकेले बैठ के मीटिंग कर रहे हो। तो कोरम होना जरूरी है। क्वेश्चन ये आता है कि सर लिस्टेड कंपनी की कोरम कितनी होनी चाहिए? बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से। इसको मैं आपको सेक्शन 174 के अंदर कंपनी लॉ में पढ़ा चुका, उसमें मैंने आपको सभी कंपनीज के लिए बोर्ड मीटिंग की कोरम पढ़ाई थी, और मैंने क्या बताया था उस वक्त, देखो एक मिनट रुक जाए। उस वक्त मैंने बताया था कि टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, यही बताया था मैंने। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, 1 मिनट के लिए समझिए, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां। रिलायंस कंपनी, समझे, इसमें टोटल 12 डायरेक्टर्स थे, तो अब इसकी बोर्ड मीटिंग की कोरम कितनी होगी? टोटल डायरेक्टर का 1/3 मतलब 4, या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, मतलब 4 डायरेक्टर्स इसकी कोरम बन गई। ये सेक्शन 174 में पढ़ा था, जो सभी कंपनीज पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी टॉप 2000 के अंदर आती है तो यहां पर 1/3 और 2 नहीं, 1/3 और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर हो जाता है। बहुत दोबारा से आराम से सुनिए, बोर्ड मीटिंग की कोरम कितनी होती है, ये कंपनी लॉ में सेक्शन 174 में पढ़ा चुका हूं कि टोटल जितने डायरेक्टर हैं उनका 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो भी यही कंडीशन लगती है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो भी कोरम इतनी ही होती है, 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। लेकिन अगर कंपनी टॉप 2000 लिस्टेड के अंदर आ जाती है तो फिर उस केस में 1/3 और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो मैं अब एक क्वेश्चन बनाता हूं बच्चों आप लोगों के,
एक ना क्वेश्चन बनाता हूं, यहीं पे बना रहा हूं, दो चीजें देखिएगा, 1 मिनट रुक जाए। पहला, रिलायंस कंपनी लिस्टेड है, टोटल 12 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन टॉप 2000 के अंदर नहीं आती है। इसकी कॉरम बताओ। 1/3 ऑफ टोटल मतलब 4 या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। 4 डायरेक्टर इसकी कॉरम हो गई। दूसरा क्वेश्चन, एयरटेल कंपनी लिस्टेड है, टॉप 2000 के अंदर आती है, टोटल 12 डायरेक्टर है, इसकी कॉरम कितना है? अगर टॉप 2000 के अंदर आती है तो टोटल का 1/3 और 3 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर 4। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, लेकिन एक बात का याद रखिएगा बच्चों, ये जो कॉरम आपकी निकल के आ रही है ना, इसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। मतलब ये जो कॉरम आपकी 4 निकल के आई है, सपोज कीजिए कि अगर आपकी कंपनी में 6 डायरेक्टर होते, सपोज कीजिए यहां पर 6 डायरेक्टर होते, सपोज कीजिए 6 डायरेक्टर होते, तो यहां पर कितना आता? 1/3 का आ जाता 2 और 3, विच एवर इज हायर, तो 3। उन 3 में से एक कम से कम इंडिपेंडेंट हो, बाकी के 2 एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कोई भी। स्टूडेंट बोलता है मैं मस्त समझ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपकी बात जो अभी तक पूरी समझाऊं, मैं रिवाइज कर देता हूं बहुत अच्छे से। मैं फिर बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बस आपको एक एक पॉइंट को बहुत प्यार से एग्जाम्पल के साथ समझना है जो हम पढ़ रहे हैं। इससे इजीएस्ट वे और कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि हर लिस्टेड कंपनी में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, वो विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो टोटल जितने डायरेक्टर है उसका 1/3 इंडिपेंडेंट होगा, एग्जांपल देखा। लेकिन अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड है, तो फिर हाफ इंडिपेंडेंट होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैक्सिमम एज 75 इयर्स, इससे ऊपर नहीं हो सकता है अगर उस कंपनी के मेंबर शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में एसआर पास करके बोले, चाहे से इसकी उम्र 75 से ऊपर हो गई, फिर भी हम इसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखना चाहते हैं। मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? वैसे तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, लिस्टेड कंपनी के अंदर भी मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी टॉप 2000 के अंदर आती है तो फिर उस केस में कम से कम 6 हो जाते हैं। मीटिंग एक साल में लिस्टेड कंपनी की एटलीस्ट कम से कम 4 बार होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो, इससे ज्यादा नहीं। कॉरम मैंने आपको बताई बोर्ड मीटिंग की कि अगर टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में आते हो तो टोटल का 1/3 या फिर 3 डायरेक्टर विच एवर इज आएगा, और अगर टॉप 2000 में नहीं आते हो लेकिन लिस्टेड हो तो टोटल का 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज है। लेकिन जो भी कॉरम निकल के आएगी उनमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया, बोले सर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड है सर, ये सर इसकी कॉरम निकल के आई 4 डायरेक्टर्स। अब सर मीटिंग के अंदर 3 डायरेक्टर तो प्रेजेंट थे, एक डायरेक्टर घर पे बैठा था अपने, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहा था, या ऑडियो विजुअल मीन किसी भी ऑडियो वीडियो तरीके से मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो 3 तो थे मीटिंग में, कॉरम 4 की होनी चाहिए, और एक होने को तो एक और था, 3 के अलावा एक डायरेक्टर और था, बट वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो से
मीटिंग अटेंड कर रहा था। क्या इस डायरेक्टर को भी कोरम माना जाएगा? क्या इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि अगर इसको इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी कोरम पूरी हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। जी हाँ, लिखा हुआ है, डाउट मत रखिएगा। अगर कोई भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या किसी भी ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग अटेंड कर रहा है, बोर्ड मीटिंग, तो उसको भी कोरम के अंदर काउंट किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है बड़े आराम से समझ में आ गई सर, आगे चल। आगे देखिए, मेरे ख्याल से आपको एक बात तो पता होगी स्टूडेंट, एक बात बताइए, आज लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, क्योंकि लिस्टेड है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, पैसा भी ज्यादा है उस कंपनी में, तभी तो लिस्टेड है। एरी गैरी कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो ही नहीं पाएगी, लिस्टिंग फीस इतनी है सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज की। अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है तो आपकी फीस, मतलब आपके पास पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होके तो आप और पैसा कमा लेते हो, फिर तो बहुत ही बड़ी बन जाते हो यार, बहुत ही बड़ी बन जाते हो आप। मैं बोल रहा हूँ लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी है, उसमें पब्लिक भी ज्यादा है, उसमें पैसा भी ज्यादा है, उसके काम भी ज्यादा है, मतलब उसके कंप्लाइंस भी ज्यादा है, मतलब उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो काम भी तो ज्यादा कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये उस लिस्टेड कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हमेशा रिव्यू करती रहे, अपनी कंपनी के अंदर चेक करती रहे, देखती रहे कि भैया मेरे कंप्लाइंस टाइम पे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो करो कुछ ऐसा कि टाइम पे फुलफिल कर लो अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने लीगल कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट्स को। फर्स्ट, पीरियोडिकली कोई भी पीरियड बांध लो आप कि मैं 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, क्वार्टरली, बार बार अपनी लिस्टेड कंपनी अपना एक पीरियड बांध ले कि मैं अपने कंप्लाइंसेस को चेक करूं कि सब सही से पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर कुछ नॉन कंप्लाइंस है तो वो क्यों है और उसको हटाया जाए। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि उस लिस्टेड कंपनी को ना प्लानिंग कर लेनी चाहिए, प्लानिंग करके खुद को सिक्योर और सेफ और सेटिस्फाई कर लेना चाहिए कि हमारी कंपनी के अंदर जो भी टॉप मैनेजमेंट में अपॉइंट होता है, भाई लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में पब्लिक भी ज्यादा है, लिस्टेड कंपनी के अंदर बहुत लोगों ने पैसा लगाया है, उस लिस्टेड कंपनी का छोटा सा डिसीजन सब लोगों को अफेक्ट करता है, और उस कंपनी का डिसीजन लेता कौन है? उसका टॉप मैनेजमेंट। तो ये जिम्मेदारी बनती है ना कि जो भी इंसान टॉप मैनेजमेंट में बैठा है वो क्वालिफाइड हो, वो उस लायक हो। ये बात पहले से तय कर लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट जो अपॉइंट हो रहा है वो सही से अपॉइंट हो रहा है। उसके अलावा उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स रेगुलेशंस भी बनाओ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही बोलता है, मैंने लास्ट के 2 क्लासेस में बताया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस 3 प्रिंसिपल पे, 3 पिलर पे चलता है। उनका पहला पिलर है अकाउंटेबिलिटी, कि जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है उसको अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल ठहराओ, उससे बोलो तुम जो भी कंपनी में कर रहे हो ना, डिसीजन ले रहे हो, उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुमने कंपनी के लिए अच्छा किया तो तुम्हें उसका प्रमोशन मिलेगा, वाहवाही होगी, गलत किया तो तुम अकाउंटेबल हो भैया। उनके लिए रूल्स बना दो, कोड ऑफ कंडक्ट बना दो। इसके अलावा अब आप एक बात बताइए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी में डेली तो नहीं आ रहा, लेकिन जब कंपनी को जरूरत है तब तो आ रहा है ना, बोर्ड मीटिंग के अंदर तो आ रहा है ना, और जब जब कंपनी को जरूरत है तब आ रहा है, उसको उसका पैसा मिलना चाहिए। सर पैसा कितना मिलेगा? पैसा उतना मिलेगा जितना शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया है। तो एक बात बताऊं बच्चों में, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको जो भी पैसा मिलता है ना, हालांकि उसके लिए हम ऑडिट कमेटी से भी पूछते हैं कि कितना मिलना चाहिए,
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद भी डिसाइड करते हैं, लेकिन जो भी पैसा डिसाइड होता है ना, उसे कंपनी के शेयर होल्डर्स से अप्रूव कराया जाता है जनरल मीटिंग में, क्योंकि आखिर पैसा तो उन्होंने ही लगाया है। वरना तो मैं किसी को भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के ले आऊंगा और मेरे रिश्तेदार को बना के ले आऊंगा और उसको मैं जितना चाहे उतना पैसा दिलवा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं क्या क्या कंप्लाइंसेस लिस्टेड कंपनी को अपने अंदर करने चाहिए। पीरियोडिकली अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट हमारा सही से अपॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना दो। उनको कितना पैसा मिल रहा है शेयर होल्डर से अप्रूव करवा लो। उनसे बोलो कि रिस्क को असेस करने का काम स्टार्ट करें, कंपनी में जहां जहां रिस्क है उसको रिड्यूस करें और उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराओ, अकाउंटेबल ठहराओ जो भी काम कंपनी में हो रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो। इतना मोटा पैसा देते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, बहुत सारा पैसा देते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, चेक तो कर लो उस पैसे लायक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भी कि नहीं, कि बस ऐसे ही लुटाते जा रहे हो। यहां तक स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, आगे चलते हैं। हाँ जी आगे चलते। अभी तक स्टूडेंट जो जो पढ़ा ना उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ चुके हैं हम लोग। रिवाइज करवा देता हूं आपको, दोबारा से बता देता हूं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की 3rd क्लास चल रही है। इससे पहले 2 क्लास आप 3rd क्लास मतलब क्लास टॉप चल रही है अपनी, तीसरी क्लास है ये ना, तीसरे नंबर का क्लास। क्लास बढ़िया चल रही है भाई, 3rd क्लास नहीं है। शुरू की और 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब हम पढ़ रहे हैं कि सेबी के जो एलओडीआर है, मतलब जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। उसके हिसाब से क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन 17 से 27 तक लिखा हुआ है। उसमें मैंने बताया कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों तरह के डायरेक्टर्स होने चाहिए। कम से कम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अगर कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में आती है तो विमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हाफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हाफ इंडिपेंडेंट होगा अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है प्लस प्रमोटर या प्रमोटर से रिलेटेड। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन प्रमोटर विमोटर किसी से रिलेटेड नहीं है तो उस केस में 1/3 इंडिपेंडेंट होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैक्सिमम एज 75 इयर्स होगी, उससे ज्यादा हो सकती है अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बोले कर लो, और 75 से ऊपर साल के आदमी को अपॉइंट, हमें प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए उन लिस्टेड कंपनी के अंदर जो टॉप 2000 के अंदर आती है, जो नहीं आती उनमें 3। उसके बाद में कम से कम 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन। कॉरम अगर टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज में आते हो तो 1/3 या फिर 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। 2000 में नहीं आते तो 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉरम का पार्ट होना जरूरी है। अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो वीडियो से मीटिंग अटेंड कर रहा है, कॉरम माना जाता है। कुछ कंप्लाइंसेस भी मैंने बताए थे, आगे चलते हैं बड़े ध्यान से। अब हम पढ़ने क्या वाले, पहले ये सुनो। हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई पर्सन जो किसी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर है, वो कितनी लिस्टेड कंपनीज के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, या कितनी लिस्टेड कंपनीज की कमिटी में चेयरमैन हो सकता है, मेंबर हो सकता है। ये सब हम पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मैंने हर पॉइंट का एग्जाम्पल दिया है, आराम से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट ये बोल रहा है एक पर्सन एक वक्त पर मैक्सिमम 7 कंपनियों में 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक पर्सन एक टाइम पर मैक्सिमम कितनी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, आप बोलिएगा 7 लिस्टेड कंपनीज। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक पर्सन एक वक्त पर कितनी लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट हो सकता है, 7 में। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, बड़े ध्यान से।
अच्छा पहले यहां तक समझ लो दोबारा। एक पर्सन एक वक्त पर मैक्सिमम कितनी लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट 7। एक पर्सन एक वक्त पर कितनी लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? 7। अब नेक्स्ट, पर अगर कोई पर्सन किसी एक भी अगर कोई पर्सन किसी एक भी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, अपना पूरा वक्त उस लिस्टेड कंपनी को देता है, तो फिर वो मैक्सिमम 3 कंपनियों में, लिस्टेड कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। मैंने आपको बोला एक पर्सन, आज मैं कितनी कंपनीज में एक वक्त पर कितनी कंपनीज में, कितनी लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता हूं? 7 में। लेकिन अगर मैं किसी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हूं तो फिर ये 7 वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, फिर मैं सिर्फ मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनियों में इंडिपेंडेंट हो सकता हूं। ये जो आपको बोला जा रहा है कि एक आदमी एक वक्त पर मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, वो तब है जब वो किसी भी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर ना हो। अगर वो किसी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है तो फिर वो 7 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट हो सकता है। एग्जांपल समझिएगा, 2 है। पहला क्वेश्चन, सलमान खान साहब डायरेक्टर है 5 लिस्टेड कंपनीज के अंदर, एक में भी होल टाइम नहीं है, एक भी जो 5 डायरेक्टरशिप उन्होंने होल्ड करी है उनमें से एक भी होल टाइम नहीं है। उन 5 में से 2 में वो इंडिपेंडेंट है। अब वो दो और कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं। जी सर बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि एक पर्सन एक वक्त पर मैक्सिमम 7 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, अगर वो किसी भी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर ना हो तो। हाँ तो ठीक है, एक बंदा मैक्सिमम एक वक्त पे कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है? 7 में डायरेक्टर हो सकता है। इंडिपेंडेंट कितना हो सकता है? 7 में इंडिपेंडेंट हो सकता है। अभी कितने में है सलमान खान? 5 में है। उसमें से तो 5 में ऑलरेडी है। हम बोल रहे हैं इन 5 में से 2 इंडिपेंडेंट है। मैं बोल रहा हूं पांचों की पांचों इंडिपेंडेंट होती तो भी क्या फर्क पड़ता? एक बंदा एक वक्त पे 7 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है ना, और मैक्सिमम नॉर्मल डायरेक्टर भी 7 में बन सकता है, तो हमारा पहला और दूसरा पॉइंट फुलफिल हो रहा है। पर अगर सलमान खान 5 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर है जिनमें से एक में वो होल टाइम डायरेक्टर है, तो फिर उस केस में अगर 2 में वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है तो अब वो एक्स्ट्रा 2 में इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता, सिर्फ एक में ही बन सकता है। क्योंकि अगर कोई बंदा होल टाइम डायरेक्टर है किसी लिस्टेड कंपनी में, फिर वो मैक्सिमम 3 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। वो ऑलरेडी 2 में तो है, 2 में और बनना चाहता है नहीं, एक में ही बन सकते, 2 में नहीं बन सकते। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर, आगे चलो। नेक्स्ट देखो, अगर कोई पर्सन किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है तो फिर वो लिस्टेड कंपनी की मैक्सिमम 10 कमिटी के अंदर मेंबर बन सकता है। बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत प्यार से आराम से समझ लो। मैं बोल रहा हूं अगर एक पर्सन डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी में, तो वो लिस्टेड तो वो मेंबर भी हो सकता है कमिटीज के अंदर ऑफ पब्लिक कंपनी। कमिटी किसकी? पब्लिक कंपनी की।
चाहे से लिस्टेड पब्लिक कंपनी है चाहे से अनलिस्टेड। कितनी कमिटीज में मेंबर बन सकता है? मैक्सिमम 10 में, उससे ज्यादा में नहीं बन सकता, उससे ज्यादा में नहीं बन सकता। दूसरी पॉइंट, अगर कोई पर्सन लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है तो वो मैक्सिमम 5 कमिटीज का चेयरमैन हो सकता है। पब्लिक कंपनी की कमिटी, ये जो हम कमिटी यहां पर देख रहे हैं, ये कौन सी कंपनी की कमिटी है? पब्लिक कंपनी की कमिटी है, प्राइवेट की नहीं है, सेक्शन 8 की नहीं है, पब्लिक की है। चाहे से वो पब्लिक कंपनी लिस्टेड है अनलिस्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा से सुन लो मेरी बात, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक पर्सन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है, अब वो कमिटीज में मेंबर बनना चाहता है, पब्लिक कंपनी की कमिटीज में मेंबर, तो मैक्सिमम 10 में बन सकता है। वो चेयरमैन बनना चाहता है, मैक्सिमम 5 में बन सकता है। ये जो कमिटीज हैं ये पब्लिक कंपनी की कमिटीज हैं, प्राइवेट और सेक्शन 8 एनपीओ की नहीं है। वो पब्लिक कंपनी चाहे से लिस्टेड है चाहे से अनलिस्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये जो कमिटी है इनमें सिर्फ ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है, इनके अलावा कोई दूसरी कमिटी नहीं है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप अपने आप आंसर दीजिएगा, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, पूरा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मिस्टर ए डायरेक्टर है एबीसी लिस्टेड कंपनी के अंदर, वो ऑडिट कमिटी एबीसी लिस्टेड कंपनी के ऑडिट कमिटी के चेयरमैन है। उसके अलावा वो चेयरमैन है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी के। उसके अलावा वो चेयरमैन है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के एबीसी के। उसके अलावा वो चेयरमैन है XYZ की ऑडिट कमिटी। XYZ की नॉमिनेशन, मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा ये है, देखिए मैं इसको और सिंपल भाषा में आपको लिख देता हूं कि मिस्टर ए डायरेक्टर तो है लिस्टेड कंपनी में, उसके अलावा वो चेयरमैन है किसके? एबीसी लिस्टेड कंपनी के कमिटीज के। कौन कौन सी कमिटी? ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर, और इसी तरह से XYZ। आपको यह बताना है कि क्या उन्होंने सही चेयरमैनशिप होल्ड करी है, लॉ से ज्यादा तो नहीं कर दी। ध्यान करो, पहले तो अगर कोई पर्सन किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है तो कितनी कंपनीज में एक वक्त पे कितनी कमिटीज में चेयरमैन हो सकता है? 5 में चेयरमैन हो सकता है, ये पढ़ा था। उन कमिटीज कौन सी कंपनी की होंगी? पब्लिक कंपनी की, चाहे से लिस्टेड है चाहे से अनलिस्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, प्राइवेट और सेक्शन 8 को कैलकुलेट नहीं करेंगे। कमिटी कौन सी होगी? ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, इनके अलावा और कोई सी नहीं। अब देखो मिस्टर ए ने अभी तक कितनी चेयरमैनशिप होल्ड करी? एबीसी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमिटी में 1, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन इसको हमें लेना ही नहीं है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप 2, XYZ लिमिटेड ये अनलिस्टेड है तो भी ले लेंगे हम, इसकी ऑडिट कमिटी में 3, नॉमिनेशन नहीं लेनी, स्टेक होल्डर 4, मतलब वो अभी तक 4 पब्लिक कंपनी की कमिटीज में चेयरमैन है। हम बोल रहे हैं 5 में बन सकता है, वो विद इन दी लिमिट है, वो विद इन दी लिमिट है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। पुष्पा भाऊ डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी के अंदर और मेंबर भी है कुछ कमिटीज में। उन कमिटीज में से 8 तो पब्लिक कंपनी की कमिटी है, जिनमें से 4 लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 4 अनलिस्टेड, 5 प्राइवेट कंपनी, 6 एनपीओ, मतलब टोटल कितनी कंपनियों में वो मेंबर है? गिनो, 8 पब्लिक कंपनी, 5 प्राइवेट, 6 एनपीओ,
तो 6 और 5 11 और 8 19 कंपनीज में वो 19 कंपनी की कमिटीज में वो मेंबर है। लेकिन हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट और एनपीओ को हम कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ पब्लिक को करते, चाहे से लिस्टेड चाहे से अनलिस्टेड। क्लियर है चीज? अब वो 3 और पब्लिक कंपनियों की कमिटीज में मेंबर बनना चाहता है। ऑलरेडी कितने में है? 8 में। और कितने में बनना चाहता है? 3 में। क्या जवाब होगा आपका? सर सिर्फ 2 में बन सकता है, क्योंकि वो 8 में ऑलरेडी है। अगर वो 2 में और बन जाएगा तो टोटल 10 हो जाएंगी। 10 से ज्यादा में एक वक्त पे वो मेंबर नहीं हो सकता। वो 6 और प्राइवेट में बनना चाहता है, 7 और एनपीओ में। सर इसको हम कभी लिमिट में काउंट ही नहीं करते, प्राइवेट और एनपीओ में तो लाखों में मेंबर बनाओ उसको। हम सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, चाहे से लिस्टेड चाहे से अनलिस्टेड। अगर कोई पर्सन किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है तो फिर वो किसी कोई पब्लिक कंपनी की कमिटीज के अंदर 10 कमिटीज के अंदर मेंबर हो सकता है, 5 कमिटी के अंदर चेयरमैन हो सकता है। चेयरमैन 5 से ज्यादा में नहीं हो सकता, मेंबर 10 से ज्यादा में नहीं हो सकता। सिर्फ पब्लिक कंपनी की कमिटी लेंगे, चाहे से लिस्टेड है कंपनी चाहे से अनलिस्टेड है। कमिटी भी सिर्फ ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी लेंगे, और कोई सी कमिटी नहीं लेंगे। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गया सर, आगे चलते हैं यहां से। चलो, अभी तक हम लोगों ने रेगुलेशन 17 पूरा पढ़ लिया, अब हम रेगुलेशन 18 पर आ जाते हैं। अब थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे जल्दी, क्योंकि अब तक हमने बेस बना लिया, अब ये आराम से आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसको वैसे भी मैं ऑलरेडी कंपनी लॉ में भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ऑडिट कमेटी को मैंने सेक्शन 177 में कंपनी लॉ में पढ़ाया था, बहुत डिटेल में और पढ़ाया था मैंने। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक ऑडिट कमेटी होनी जरूरी है। ऑडिट कमेटी करती क्या है, इसको पहले आराम से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऑडिट कमेटी क्या करती है? कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्होंने कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करे। अब उन्होंने सही प्रिपेयर करे कि नहीं करे, इस बात को आके चेक करता है बाहर से एक ऑडिटर। लेकिन उससे पहले बीच में चेक करती है ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी क्या करती है? कंपनी के अंदर जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए पूरे साल में, उनको चेक करती है, सही से प्रिपेयर किए, गलतियां तो नहीं करी। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, पर यह भी एक मेन काम होता है। अब एक बात सोचिएगा, एक बात सोचिएगा, अकाउंट्स किसने बनाए? कंपनी के अंदर जो लोग डेली आ रहे थे उन्होंने बनाए। तो किसके अंडर में थे वो लोग? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, क्योंकि वो भी डेली आता था। अब इसको चेक कौन कर रहा है? ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही बैठा दिया जाएगा तो वो अपने अंडर में काम कर रहे इन बंदे के अकाउंट्स में गलती नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर निकालेगा तो उसकी खुद की बदनामी होगी। आज अगर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं किसी कंपनी का, तो मेरे अंडर में जो बंदा है उसने अकाउंट्स बनाए, उनको चेक कौन करेगा? ऑडिट कमेटी उस कंपनी की। अगर मैं ऑडिट कमेटी के अंदर जाकर बैठ जाऊंगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑडिट कमेटी के अंदर जाकर बैठ जाएगा, तो जिस बंदे ने मेरे अंडर में बैठ के अकाउंट्स बनाए उनको मैं ही दोबारा चेक कर रहा हूं, मैं गलती क्यों निकालूंगा? मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए ऑडिट कमेटी के अंदर होता कौन है? कंपनी के डायरेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन सभी के सभी नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि ऑडिट कमेटी कंपनी के बने हुए अकाउंट्स को चेक करती है और कंपनी के अकाउंट्स उसने बनाए होते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंडर काम कर रहा है। अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ऑडिट कमेटी में बिठा देंगे तो वो अपने बंदे की गलती नहीं निकालेगा,
इसलिए हम ऑडिट कमेटी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव को बिठाते हैं। एक तो ये वजह होती है। दूसरी एक और वजह होती है कि ऑडिट कमेटी ऑडिटर्स का, जो ऑडिटर यहां अपॉइंट होगा और कॉस्ट ऑडिटर अगर कंपनी में अपॉइंट होगा, तो उनकी कितनी रेम्युनरेशन होगी ये भी ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है। इसलिए हम ऑडिट कमेटी के, तो हर लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है। और ऑडिट कमेटी के अंदर जितने लोग बैठते हैं सभी के सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं कंपनी के। हालांकि जो कंपनी के अंदर हम उनको डायरेक्टर बोलते हैं, वही बंदे कमिटी के अंदर भी बैठते हैं, लेकिन हम तब उन्हें मेंबर बोलते हैं। आज मैं कंपनी का डायरेक्टर, तो मैं कंपनी में क्या कहलाऊंगा? डायरेक्टर। लेकिन मैं कमिटी के अंदर क्या कहलाऊंगा? मेंबर। क्योंकि कमिटी में जाते ही मैं मेंबर बन जाता हूं। होता मैं डायरेक्टर हूं, और वो होता कौन है? कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही ऑडिट कमेटी में मेंबर होते हैं। कितने? कम से कम 3। कंपनी के अंदर टोटल जितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उसमें से कम 3 डायरेक्टर ऑडिट कमेटी में होने चाहिए, और उनका 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहां तक सब समझ गया। आपने जो बात आपने ये बोला कि हर लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, सभी के सभी नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। उसके अलावा सर आपने ये बोला कि 2/3 जो टोटल है कितने होने चाहिए? कम से कम 3। तो अगर 3 ही है तो उसका 2/3 इंडिपेंडेंट होगा, 3 से ज्यादा है तो उसका 2/3, टोटल का 2/3 इंडिपेंडेंट होगा। समझ गया? बोले सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। सर वैसे तो हमने हमेशा ये पढ़ा है कि 1 इक्विटी शेयर, 11th क्लास से पढ़ रहे हैं हम, 1 इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 1 वोट। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी का एक इक्विटी शेयर है तो आपके पास में एक वोट देने का अधिकार है। पर सर हमने ये सुना है कि कभी कभी कंपनियां ऐसे इक्विटी शेयर्स भी इशू करती हैं जिनमें ये वाला प्रोविजन नहीं लगता, उनमें स्पेशल वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। मतलब 1 इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 1 वोट नहीं होता, एक से ज्यादा वोट होती है। क्या ऐसा होता है? होता है। सीएमए इंटर में पढ़ाया था, ध्यान करो यार, कितना डिटेल में पढ़ाया था भाई। सर आपने बोला हर लिस्टेड कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, उसके अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, सभी के सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, टोटल जितने भी होंगे उसका 2/3 इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन सर अगर कोई लिस्टेड कंपनी ऐसी है जिसके अंदर स्पेशल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशूड हैं, तो उसमें टोटल का 2/3 इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि टोटल इंडिपेंडेंट होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये लिस्टेड है, लेकिन ये नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू करती है, नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू करती है। तो फिर इसके केस में क्या होगा? इसके केस में जितने टोटल मेंबर हैं ऑडिट कमेटी में, कम से कम 3 होने चाहिए, हम मानते 3 ही है, तो उसका 2/3 इंडिपेंडेंट होगा। तो इस केस में कितने? 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर इसने मान लो नॉर्मल की जगह स्पेशल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर इशू किए होते, तो फिर सर तीनों के तीनों ही इंडिपेंडेंट होते। ठीक है, मैं समझ गया, आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आगे चल। एक बात बताओ यार, ऑडिट कमेटी के अंदर आप जिनको बैठा रहे हो वो क्या करेंगे? कंपनी के बने हुए अकाउंट्स को दोबारा चेक करेंगे। उनको खुद को अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑडिट कमेटी के अंदर जो बंदा, जो मेंबर बैठा है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठा है, वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा, गलतियां निकालेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, P&L में से। वो खुद तो फाइनेंशियली लिटरेट हो, उसको खुद को तो अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए
जितने भी मेंबर्स होंगे ऑडिट कमिटी के, सब के सब फाइनेंशियली लिटरेट, मतलब उनको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। और सबको, सब फाइनेंशियली लिटरेट हो, मतलब ऑल फाइनेंशियली लिटरेट, एंड एटलीस्ट वन एक्सपर्ट हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सब एक्सपर्ट हो। सपोज कीजिए एबीसी लिमिटेड कंपनी लिस्टेड कंपनी है और इसके अंदर ऑडिट कमेटी है जिसके अंदर 5 मेंबर हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि कम से कम 3 होने चाहिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि पांचों की पांचों फाइनेंशियली लिटरेट हो, मतलब उनको अकाउंट्स की नॉलेज हो, प्लस उसमें से एक तो एकदम एक्सपर्ट हो। स्टूडेंट बोलता है चलो आगे, चलो सर आ गया। चेयरपर्सन जो होगा ऑडिट कमेटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है सर। ऑडिट कमेटी को भी 1 साल में कम से कम 4 बार मीटिंग करनी पड़ेगी और मैक्सिमम गैप 2 मीटिंग का 120 दिन हो सकता है, वही जो हमने पढ़ा था। कोरम भी वही सेम है जो हमने पढ़ी थी। ठीक है। ऑडिट कमेटी, अब एक बात सोचो, यहां तक तो समझ में आ गया। उसके अलावा एक चीज और कि कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, वही ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी होता है। स्टूडेंट बोलता है सर ये सब पॉइंट मुझे समझ में आ गए, एक रह गया, एक ये वाला पॉइंट मुझे समझा दो, 7th पॉइंट बड़ी आराम से समझा दे। ऑडिट कमेटी क्या कर रही है? ऑडिट कमेटी अकाउंट्स को चेक कर रही है, मतलब वो ये बोल रही है कि कंपनी के बने हुए अकाउंट सही है कि नहीं है। ये अकाउंट्स एट लास्ट दिखाए किसको जाएंगे? ये अकाउंट्स एट लास्ट पब्लिक को दिखाए जाएंगे जिन्होंने पैसा लगाया। कहां दिखाई जाएंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में दिखाई जाएंगे। क्या एनुअल जनरल मीटिंग में जब पब्लिक आएगी इन अकाउंट्स को वहां डिस्कस किया जाएगा? हाँ जी, डिस्कस किया जाएगा। क्या पब्लिक के दिमाग में इन अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेरी भी आ सकती है, डाउट भी आ सकता है? आ सकता है। उसे सॉल्व कौन करेगा? जिसने उसको अप्रूव किया। अप्रूव तो सर ऑडिट कमेटी ने किया, इसीलिए ऑडिट कमेटी का चेयरमैन आना जरूरी है एनुअल जनरल मीटिंग में। क्यों आएगा? क्योंकि उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अकाउंट्स पे डिस्कशन होगा। अगर किसी मेंबर की, शेयर होल्डर की क्वेरी है तो वो उसे सॉल्व करेगा, क्योंकि ये उसका काम है। स्टूडेंट बोलता है आ गया सर, आगे चल। आगे देखो, यहां पर ये सब मैंने बताया भी हुआ है, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, वो मैंने पढ़ाई दिया। आगे चलते हैं। रेगुलेशन 19। बच्चों में एक चीज आपको क्लियरली अब यहाँ पे समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। आपको रेगुलेशन 18 मैंने बताई, ऑडिट कमेटी बहुत डिटेल में बताई, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसी तरह से रेगुलेशन 19 होती है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, रेगुलेशन 20 होती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रेगुलेशन 21 होती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये मैं आपको अब डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये आपको खुद को पढ़नी है। आपको ऑडिट कमेटी समझ में आ गई, ये बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया, बस आपको इन्हें लर्न करना है, कुछ भी अलग नहीं है। बस मैं इनके काम बता देता हूं। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का नाम से पता चल रहा है कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कौन आएगा, इसका नॉमिनेशन वो देती है, प्लस उसकी रेम्युनरेशन, सैलरी डिसाइड करती है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी स्टेक होल्डर के साथ रिलेशन को मैनेज करके चलती है, रिलेशनशिप मैनेजर। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है कंपनी के अंदर जो रिस्क है उसको मैनेज करना, उसको कम से कम कर देना। अब चलते हैं रेगुलेशन 22 पर, बड़े ध्यान से देखिए। विजिल मैकेनिज्म, विजिल मैकेनिज्म को हम विसिल ब्लोअर पॉलिसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं सब समझाऊंगा आपको, बड़े प्यार से और आराम से देखिए। हम लोगों ने रेगुलेशन 17 पढ़ ली, 18 मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, 19, 20, 21 एकदम 18 के जैसा है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर लिस्टेड कंपनी के अंदर, हर लिस्टेड कंपनी के अंदर विजिल मैकेनिज्म की फैसिलिटी होनी चाहिए। सर ये क्या होता है? इस विजिल मैकेनिज्म को विसिल ब्लोअर पॉलिसी भी बोलते हैं। सर ये होता क्या है? मैं बड़े आराम से समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। देखो एग्जांपल से समझो, एक मिनट। अब देखिए, सपोज कीजिए कंपनी है
एबीसी लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इस कंपनी में कोई भी पर्सन मिस्टर एक्स किसी भी पोजीशन पर है, एनी पोजीशन, चाहे से इसके टॉप पोजीशन पर है, चाहे मिडिल, चाहे से लोअर, वो कुछ कंपनी के अंदर गलत कर रहे हैं और करने वाले हैं, या तो गलत कर रहे हैं या गलत करने वाले हैं। एंड ये बात पता लग गई मिस्टर पी को कि मिस्टर एक्स कंपनी के अंदर गलत कर रहे हैं या करने वाले हैं। किसको पता लग गई? मिस्टर पी। तो लिस्टेड कंपनी के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो मिस्टर पी मिस्टर एक्स की, चाहे से मिस्टर एक्स टॉप पोजीशन पर बैठा है, चाहे से मिस्टर बी लोअर, किसी भी पोजीशन, कोई किसी भी पोजीशन पर बैठा है, अगर उसको ये पता चल गया ये गलत करने वाला है या कर रहा है, तो ये कंपनी के जो बाकी के लोग होंगे उनसे इसकी कंप्लेंट करे, जिससे कंपनी इनको पकड़े और गलत ना होने दे, लोगों का लॉस ना होने दे। प्लस कंपनी को ये भी, तो एक तो इनको ये फैसिलिटी, ये रूट दो कि ये बड़े आराम से शिकायत करने जा सके। ऐसा नहीं हो इनको बीच में ही रोक दिया जाए, ये बेचारा शिकायत करने जा रहा है, इसको बीच में ही रोक दिया तो मिल नहीं सकते। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ, ये मेल कर सके, ये बोल सके, ये पर्सनली आकर मिले। वैसे तो कंपनी में राइटिंग में देना जरूरी है, तो ये आके आराम से कंप्लेंट कर सके, ऐसी फैसिलिटी बनाओ इसके लिए। प्लस जब कंपनी इसको इंटेरोगेट करेगी, इससे पूछेगी, उस वक्त मिस्टर पी का नाम लीक मत करना, वरना कल को ये इसको पर्सनली हार्म पहुंचा देगा। ये है विजिल मैकेनिज्म, ये लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए। रेगुलेशन 22 आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन 23, और रेगुलेशन 23 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या बात करता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक बार ये समझिए। देखिए, ये मैंने यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इसको मैंने सेक्शन 188 जब मैंने डायरेक्टर चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ा दिया था बहुत डिटेल में, तो ये वहां हो चुका है। हम आगे चलेंगे अपने सेक्शन 24, रेगुलेशन 24 पे। ये लास्ट रेगुलेशन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक क्लास और होगी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा मेटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। मेटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी नाम से पहले दो बातें समझ, कि होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है और सब्सिडरी कंपनी अनलिस्टेड है। पहले तो ये जरूरी है, एक रिलेशन इसको मान लो कि क्या होल्डिंग का लिस्टेड होना जरूरी है रेगुलेशन 24 पढ़ने के लिए, और सब्सिडरी का अनलिस्टेड होना जरूरी है। अब ये मटेरियल कब बनेगी? सब्सिडरी मटेरियल का मतलब हमारे काम के लिए कब बनेगा? अगर सब्सिडरी की इनकम या नेटवर्थ कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ के 10% से ज्यादा। सर एग्जांपल से समझाओ। एग्जांपल से समझा देता हूं, क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आपको देना है। एबीसी लिमिटेड कंपनी की 3 सब्सिडरी हैं, ए बी सी। एबीसी लिस्टेड है, ये तीनों अनलिस्टेड है। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? सबकी जोड़कर। तो कंसोलिडेटेड में हमने किस किस का जोड़ लिया? एबीसी का जोड़ लिया, प्लस तीनों सब्सिडरीज का जोड़ लिया। इनकी जोड़कर जो इनकम आ रही है वो 300 करोड़ है, और जो नेटवर्थ आ रही है, इनकम कितनी आ रही है? इनकम आ रही है 300 करोड़ और नेटवर्थ आ रहा है 600 करोड़। इनकम है 300 करोड़, नेटवर्थ है 600 करोड़।
ये तो है कॉन्सोलिडेटेड। अब हम सब्सिडरीज का अलग अलग देख लेते हैं। पहली सब्सिडरी की इनकम और नेटवर्थ, दूसरी की इनकम नेटवर्थ, तीसरी की इनकम नेटवर्थ। आपको यह बताना है इनमें से कौन सी मटेरियल सब्सिडरी है। अब देखिए, इसको समझने के लिए समझ लेते हैं। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? सबसे पहली बात हमें क्या करना था, कॉन्सोलिडेटेड इनकम 300 करोड़ के, देखो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सोलिडेटेड जितनी है उसके 10% से ज्यादा हो अकेले की, तो कॉन्सोलिडेटेड इनकम 300 करोड़ है। अब पहले हम ए का केस लेंगे, फर्स्ट में हम केस लेंगे ए का, और टर्नओवर कितना है, सॉरी नेटवर्थ कितना है, 600 करोड़। ये कॉन्सोलिडेटेड है। अब हम ए का केस लेते हैं, 10% निकालो 300 करोड़ का, तो 300 करोड़ का 10% आपका कितना निकल के आएगा, 30 करोड़। और नेटवर्थ किसकी कितनी निकल के आएगी, 60 करोड़। मतलब ए की इनकम 30 करोड़ से ज्यादा हो, मोर देन 10%, 30 करोड़ से ज्यादा हो, क्या है, नहीं है। या फिर और नेटवर्थ 10% से ज्यादा हो, तो नेटवर्थ कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 60 करोड़ से, कितनी है, 65। तो ए लिमिटेड को मटेरियल सब्सिडरी मान लिया जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। दूसरी बी लिमिटेड को लेकर चलते हैं। बी लिमिटेड की अब कितनी है, 45 करोड़, होनी कितनी चाहिए थी, 30 करोड़ से ज्यादा, जो कि है, खत्म किस्सा। कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। सी लिमिटेड, इसकी नेटवर्थ कितनी है, 10 करोड़, तो ये 30 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10% से ज्यादा नहीं है इनकम, और नेटवर्थ कितनी है, 18 करोड़, होनी कितनी चाहिए थी, 60 करोड़ से ज्यादा, तो सी लिमिटेड नहीं है। ये हो गया मटेरियल का मीनिंग निकालना। ये मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन भी करवा दी। अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मैं समझ गया, रेगुलेशन 24 में आपने बताया कि लिस्टेड कंपनी होल्डिंग है, उसकी सब्सिडरी कंपनी जो है वो अनलिस्टेड है, और उसको मटेरियल तब माना जाएगा जब उसकी अकेले की इनकम या नेटवर्थ कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ के 10% से ज्यादा है। करें क्या फिर हम, अगर ऐसा है तो होल्डिंग का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो मटेरियल सब्सिडरी है ना, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, उसके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेगुलेट करेगा। मतलब होल्डिंग का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्सिडरी के भी डायरेक्टरशिप में आ जाएगा, उसको उसकी पावर भी दी जाएगी। होल्डिंग की ऑडिट कमेटी सब्सिडरी के अकाउंट्स को भी चेक करेगी, और होल्डिंग की जब बोर्ड मीटिंग होगी तो सब्सिडरी कंपनी के मिनट्स को चेक किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसको कंट्रोल करेगा, ऑडिट कमेटी इसके अकाउंट्स को चेक करेगी, इसकी बोर्ड मीटिंग में इसके मिनट्स को, इसकी पुरानी बोर्ड मीटिंग के ट्रांजैक्शंस को, रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मैं समझ चुका हूं। इसके बाद में एक चीज और, हर लिस्टेड कंपनी को, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हर लिस्टेड कंपनी को अपनी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है। ऑल्दो ये मैंने आपको सेक्शन 204 में पहले पढ़ाया था। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज सेक्रेटरियल ऑडिट? सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर चेक किया जाता है कि कंपनी अपने सभी कंप्लायंसेस को टाइम पर फुलफिल करती है कि नहीं करती। सर ये ऑडिट कौन करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सर ये किस कंपनी में मैंडेटरी है, लिस्टेड में। कहां लिखा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी एलओडीआर के अंदर। सर पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, इसको करता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या सर ये सेक्रेटरियल ऑडिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट भी बनाता है, बनाता है। सर कौन से फॉर्मेट में, MR3 में।
हो गई बात। सर क्या वो स्टॉक एक्सचेंज वो रिपोर्ट सबको सबमिट करी जाती है? करी जाती है। क्या वो स्टॉक एक्सचेंज को भी करते हैं? जी हाँ, ईयर एंड होने के 60 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं दोबारा बोलता हूं, हर लिस्टेड कंपनी को और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करेगा। ऑडिट रिपोर्ट MR3 में बनाएगा और उसकी ऑडिट रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर फाइल की जाएगी। यहां पर बच्चों आपका सेबी LODR के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो खत्म होता है। रेगुलेशन 17 से 27 सभी पढ़ लिया डिटेल में, एक एक चीज पढ़ा दी मैंने आपको। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मैं यहां तक की बात आपकी समझ चुका हूं, क्या यहां पर हमारा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर खत्म हो गया? जी नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस CMA फाइनल के अंदर सेक्शन C में आता है। सेक्शन किस में आता है? C में आता है और 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, स्टडी नोट 7, स्टडी नोट 8। हम अभी तक स्टडी नोट पढ़ रहे हैं जिसकी ये तीसरी क्लास चल रही है। ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें मुझे ये टॉपिक और पढ़ाने हैं आपको कि फैमिली बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होता है। क्लियर है? ये टॉपिक मुझे और पढ़ाना है और इस टॉपिक को मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, कंप्लीट भी हो जाएगा। बट उससे पहले स्टूडेंट्स एक चीज बड़े आराम से समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहां तक जो हमने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये 3rd क्लास, तीसरी क्लास हो चुकी है। नोट्स अगर आपने मेरे से क्लासेस परचेज किए हैं, आप तक बुक पहुंच चुकी है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर। इस स्टडी नोट 7 में एक टॉपिक और बचा है जिसे मैं नेक्स्ट वाले क्लास में ले लूंगा आपको, ये ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लासेस परचेज करनी है आपको या आपके फ्रेंड्स को, तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं हमारी क्लासेस के। हमारी अनलिमिटेड क्लासेस मिलती हैं, जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक आप देखेंगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है व्यूज पर। प्लस नोट्स मिलेंगे, प्लस आपकी एक वीक में 2 टेस्ट मैंडेटरी है, हम लेते ही लेते हैं जिससे आपका रिवीजन होता रहे। प्लस आपकी क्वेरी अलग से सॉल्व करी जाएंगी जूम पर मीटिंग करके। अगर आप जून 2022 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है इंस्टीट्यूट का। आप किसी भी, चाहे से फाउंडेशन, चाहे से इंटर, चाहे से फाइनल, किसी भी लेवल पर किसी भी सब्जेक्ट की क्लास, रिकॉर्डेड क्लास परचेज करोगे तो सिर्फ 1500 रुपीज में आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। सिर्फ 1500 रुपीज में आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो बच्चों आप इस पर कॉल, मैसेज या टेलीग्राम पर बात कर सकते हो, मेरी पूरी टीम आपको अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। चलिए, अब इसका आपका एक थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, स्टडी नोट 7 का ही। उसके बाद हम स्टडी नोट 8 पढ़ेंगे, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।